हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। और हमारे इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, आरआरबी हो, इनसे रिलेटेड लेक्चर्स आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है अबाउट द ल्यूसेंट। ठीक है, तो ल्यूसेंट जी के इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है और इतना हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी लेक्चर नंबर 2 में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ल्यूसेंट के। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या फाइनली इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाएंगे, उसमें सीरीज वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 होगा। ठीक है, जिसमें हमने पहले हाइलाइट्स देखी थी, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। तो उसी में हम आगे आज इस वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, इसको हम प्रोसीड करते हैं दोस्तों। ओके, तो आज हमने देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द एक्ट वाज कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एक्ट। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब चलते हैं मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये है मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट दोस्तों, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अब मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1919 में, वो थे मिस्टर E.S. मॉन्टेग, और गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, फिर चलते हैं अब इस एक्ट की क्या क्या खासियत थी, क्या क्या चीजें एड ऑन करी गई, प्रोविजंस क्या क्या एड ऑन करे गए, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है दोस्तों वो आती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहां पर आ गई है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मींस आंसरेबल गवर्नमेंट, आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो अब आंसरेबल होगी टू द पीपल। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है विद 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, और कारण क्या है? हिस्टोरिकल एक्ट, हिस्टोरी मतलब कि क्या कारण रहे कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिली? हमें पता है जैसे कि क्रांति होती है, ठीक है, क्रांतियां कंटिन्यू चलती रहती हैं। 1857 का रिवॉल्यूशन हमारे पास होता है, उसके बाद 1885 में कांग्रेस का फाउंडेशन हो जाता है। बीच में छुटपुट पार्टियां भी जो है वो बनती रहती हैं। ठीक है, जो कि एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनको नहीं कह सकते, एक प्रेशर ग्रुप्स आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स इसके बीच में आते रहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आने शुरू हो जाते हैं। काउंसिल एक्ट में इंडियंस को मेंबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, ब्रिटिशर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर, फिर ऑफिशियल मेंबर्स। तो इस तरीके से अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तक हमने अचीव कर लिया था 1919 में। ऑलराइट, और द प्रोविंसेस बाय रिस्टोरिंग टू डिवाइड नोन एज डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फॉर दैट प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस मतलब क्या? जैसे पूरी कंट्री थी इंडिया, उसमें छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं जैसे आज, वैसे कुछ प्रोविंसेस बटे हुए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो उन प्रोविंसेस के लिए भी यहाँ पर डायरकी और डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया था। तो डायरकी आपको देखने को मिलती है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें थी इसमें देखने के लायक। फिर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो यही है दोस्तों डायरकी या डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट या डायरकी में क्या होता है? जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, डायरकी। ठीक है, की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल में जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और प्रोविंशियल मतलब कि जो छोटे छोटे प्रोविंसेस के गवर्नर हैं उनके बीच जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। फिर सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर दोज विच वर एग्जीक्यूटिवली केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल सब्जेक्ट जो थे वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि उसके जो भी सेंट्रल सब्जेक्ट होंगे उसका जो फैसला लेगा वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल लेगी। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे वो सब डिवाइडेड रहते थे, प्रोविंशियल, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें हाथ होता था, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे जो रिजर्व रहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन हैंडल करता था? गवर्नर करता था विद एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और एज वेल एज रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे वो
देखता था आपका, ठीक है, लेजिस्लेटिव टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच प्रोपोर्शन टू द इलेक्शन वाज 70%, ठीक है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर देख रहा था विद एड ऑफ मिनिस्टर्स, और जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी जो मेंबर्स थे वो 70% के आसपास जो मेंबर्स थे वो बढ़ा दिए गए थे थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑलराइट। फिर देखो, द रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ही अंदर, देखो ऐसा था ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे वो फर्दरली डिवाइडेड थे। रिजर्व प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट मींस ऐसे मैटर्स जो कि स्टेट से रिलेटेड थे, प्रोविंसेस से रिलेटेड थे। अब ट्रांसफर्ड वाले जो थे वो गवर्नर और उसकी काउंसिल, ठीक है, गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव देखते थे इसको। और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड उसकी काउंसिल एंड हिज काउंसिल, ठीक है, वो इसमें जो है इंटरफियर कर सकते थे। तो ये चीज थी, जैसा अभी भी है, ठीक है। अभी कॉन्करेंट लिस्ट आती है जिसमें कि दोनों का हस्तक्षेप थोड़ा थोड़ा रहता है। The previous central control over the provinces in the administration as source of revenue were divided into the provinces so that they could run the provinces themselves, ठीक है। अब देखो, जो टैक्सेस आते थे, ठीक है, टैक्सेस आते थे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे सेंटर और प्रोविंस में। प्रोविंस को भी एक अच्छा खासा फंड दिया जाता था ताकि प्रोविंसेस जो है वो खुद की ग्रोथ कर सके खुद के ही टैक्स फंड से, ऑलराइट। फिर आगे चलते हैं, प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। अब इनको टैक्स मिलना शुरू हो गया, प्रोविंसेस के लिए पैसा आना शुरू हो गया, तो प्रोविंसेस का जो बजट था वो अलग बनने लग गया, सेंट्रल बजट से अलग बजट बनता था। जो कि आज के डेट में भी आप देखते हो कि हर एक स्टेट का अलग बजट बनता है, ठीक है, जो कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर वो करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पूरे सेंट्रल के वित्त मंत्री होते हैं वो भी एक बजट पूरे देश के लिए निकालते हैं। यही चीज थी, ठीक है। तो ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेक क्लेम्स फॉर रिफॉर्म से ये चीज देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अब देखो, अब अगले पॉइंट जो है काम के, फिर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एम्पावर टू प्रेजेंट ऑन बजट, ठीक हो गया, ठीक है, खुद के बजट ये लाने शुरू हो गए। फिर बाकी ये कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं इसमें। फिर चलते हैं थोड़ा आगे, तो द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमेरल, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर थी उसको बाइकैमेरल बना दिया गया था। बाइकैमेरल जो कि आज भी हमारी जो लेजिस्लेटिव है वो बाइकैमेरल है। बाइकैमेरल मींस दो हाउस होंगे उसमें, ठीक है। तो दो हाउस, जो कि अपर हाउस जिसको कि नाम दिया जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कि आज हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा अभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट ही है, राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस को। ऐसे ही लोअर हाउस हुआ करती थी, ठीक है, लोअर हाउस जिसको कि नाम दिया जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि आज हम क्या देते हैं, लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में बैठती है गवर्नमेंट और राज्यसभा में बैठते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑलराइट। तो उस समय जो अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था उसमें 60 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें से 34 मेंबर्स इलेक्टेड थे। बाकी के, ठीक है, बाकी के जो 26 मेंबर्स हुआ करते थे वो अपॉइंटेड मेंबर्स हुआ करते थे। ऐसे ही लोअर हाउस जो लोकसभा आज की डेट में है, उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 144 मेंबर 144 मेंबर हुआ करते थे, 104 इलेक्टेड और बाकी के जो 40 मेंबर्स थे वो अपॉइंटेड होते थे, अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल। फिर द इलेक्टोरेट वाज अरेंज्ड ऑन अ कम्युनल एंड सेक्शन बेसिस। अब क्या किया यार इन्होंने कि जो मोर्ले मिंटो डिवाइस आया था, मोर्ले मिंटो में हमने पीछे वाली वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, कि मोर्ले मिंटो ने क्या किया था दोस्तों कि मुस्लिम्स के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट करा था। तो इसी तरीके से इसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड ने। इन्होंने इलेक्टोरेट्स को कम्युनल बेसिस पे और ज्यादा बांटा, सिख्स के लिए अलग, ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए अलग, इस तरीके से जो है इन्होंने बांटने का काम शुरू किया, ठीक है। कम्युनल जो इनका वेपन था ये इसने बढ़ाना शुरू करा एक्ट ऑफ 1919 एज वेल एज एक्ट ऑफ 1909। फिर है गवर्नर जनरल ओवरराइडिंग। अब देखो, गवर्नर जनरल जो था ना वो ओवरराइडिंग पावर इन रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लेजिस्लेशन वाज रिटन एज फॉलोज। अब वो कुछ चीजें जो है वो ओवरराइड कर सकता था, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के पास आज पावर होती है, उसी तरीके की कुछ कैपेबिलिटी जो है वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। वो क्या क्या थी देख लो, हिज प्रायर सैंक्शन वाज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल, ठीक है। तो बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर जनरल का प्रायर सैंक्शन चाहिए था, वो आज की डेट में भी है। फिर आज प्रेसिडेंट का भी सैंक्शन आपको चाहिए होता है। ही हैड द पावर टू वीटो पावर उसके पास हुआ करती थी, जो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास भी है। और फिर देख लेते हैं, ओ सॉरी
ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ही कुड मेड ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस बनाने की कैपेबिलिटी गवर्नर जनरल को दी गई थी, पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। वही चीज आज अभी भी है। ठीक है, वो पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगर भी इमरजेंसी लग जाती है, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है डिसमिस हो जाती है कहीं की, तो एट दैट टाइम जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यही पावर आज प्रेसिडेंट के पास है। तो आप देख सकते हैं यहां से हमने ये कंसेप्ट लिया हुआ है प्रेसिडेंट का। ऑलराइट, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों इसके बाद साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है जिसका कि बहुत ज्यादा विरोध होता है, नारे लगते हैं साइमन कमीशन गो बैक। अब साइमन कमीशन में था क्या वो देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन एक कमीशन था जिसके की हेड जो थे वो थे सर जॉन साइमन, और 1927 में ये चीज आई थी देखने के लिए कि किस तरीके से जो 1919 का एक्ट पारित हुआ था मॉन्टेक्लेम्सफोर्ड जो अभी हमने पढ़ा, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसमें क्या सुधार की जरूरत है। इसके चलते जो है वो सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में एक कमीशन आया था जिसको कि साइमन कमीशन कहा गया। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो है कुछ सजेशंस, कुछ रिपोर्ट अपनी जो तैयार करी वो करी 1930 में, यानी कि आया कब था देखो 1927 में आया था और इसने 1930 में अपनी जो रिपोर्ट है वो दी थी। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ था कि इसके वर्किंग को और इसमें मतलब क्या कमियां हैं 1919 के एक्ट में, ये चीज देखने के लिए आया था साइमन कमीशन। लेकिन जब साइमन कमीशन में जो मेंबर्स थे उनमें से कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसी के चलते साइमन कमीशन का विरोध हुआ कि आप इंडियंस के लिए कानून बना रहे हो और कोई भी इंडियन आपकी कमेटी में नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते साइमन कमीशन गो बैक के बहुत ज्यादा नारे लगते हैं। लाला लाजपत राय जिनकी की डेथ हो जाती है लाठी डंडे चलने से। ठीक है, और भगत सिंह वाला पूरा मूवमेंट यहाँ से निकलता है। ठीक है, साइमन कमीशन से ही 1927 और 1931 में भगत सिंह को फांसी हो जाती है। ठीक है, फिर द रिपोर्ट जो यहीं से ये मैटर निकलता है, हिस्ट्री का ये है, हम आगे कवर कर लेंगे। द रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली। तो 1930 में जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी के बेसिस पे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्होंने साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में, और उसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके मुताबिक बन के आता है। तो इसमें क्या क्या था देखो, एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक है, तो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच आप देखेंगे कि पावर का बंटवारा सेंटर और प्रोविंसेस के बीच। ठीक है, ये चलता रहता है, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच पावर का बंटवारा, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों एक चीज 1857 से पहले, ठीक है, प्रायर टू 1857, ठीक है, प्रायर क्या था कि हमारा सेंट्रलाइजेशन का मॉडल चला। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल को स्ट्रांग बनाते गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उसके बाद सर्वे सर्वा बना दिया उसकी 5 लोगों के काउंसिल को, 4 लोगों के काउंसिल को, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रलाइज किया। लेकिन 1857 के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट आती है तो डिसेंट्रलाइजेशन का काम कहीं ना कहीं शुरू कर देती है। और यही चीज अभी देखो 1935 में भी यही चल रहा है, अभी भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन पूरा नहीं हुआ था। फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस विल आल्सो एक्सरसाइज गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन नॉट एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल। तो जो देखो, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका कंट्रोल पूरे इंडिया में रहता था। जैसे कि आज हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए या प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, इस टाइप का गवर्नर जनरल हुआ करता था। सर्वे सर्वा दोनों की पावर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास हुआ करती थी। सिमिलरली जैसे आज के चीफ मिनिस्टर और वो हैं हमारे गवर्नर हैं, वैसे ही गवर्नर हुआ करता था प्रोविंस का। तो गवर्नर जो कि पहले तक सबऑर्डिनेट हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, लेकिन 1935 के एक्ट के बाद जो गवर्नर था ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तलवे चाटने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों जो थे सबऑर्डिनेट थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो दोनों जो थे दोस्तों सबऑर्डिनेट हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ऑलराइट, फिर चलते हैं आगे। द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है दोस्तों कि गवर्नर को मिनिस्टर्स की एडवाइस जरूरी थी, अभी भी है। इन सर्टेन मैटर द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट डिस्क्रिशन विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कुछ कुछ मामले ऐसे थे जिसमें कि गवर्नर जो था उसको अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसकी एडवाइस की जरूरत नहीं थी। गवर्नर जनरल के अंडर कुछ कुछ अभी भी पावर्स थी कि वो गवर्नर्स को एडवाइस कर सके। ऑलराइट,
फिर आगे है द सेंट्रल लेजिस्लेटर वाज बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल थी। बार बार एक ही चीज आ रही है दोस्तों, हमने पहले देख लिया है कि 1919 में ही बाइकैमरल हो गई थी लेजिस्लेटिव। फिर है गवर्नर जनरल prevent discussion in the legislature and suspend the proceeding in any bill if it is not satisfied according to the discharge। तो ये चीज भी हमने पहले देख दिया था, डिस्क्रिशन पावर ऑफ गवर्नर जनरल में कोई नई चीज नहीं आई है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। ऑन सम सब्जेक्ट नो बिल और अमेंडमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव। वही चीज फिर से कि हमें जो बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए गवर्नर जनरल की परमिशन असेंबल जरूरी हुआ करती थी, जैसे आज प्रेसिडेंट की है। कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं 1919 में देख दिया था, काम का नहीं है। फिर थ्री फोल्ड डिवीजन इन द एक्ट ऑफ 1935। तो अब देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि लिस्ट किस तरीके से हुआ करती थी। एक हुआ करती थी सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट जिसको कि हैंडल किया करते थे गवर्नर जनरल और काउंसिल। उसके बाद एक स्टेट या प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करती थी। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर भी दो लिस्ट हुआ करती थी, मैंने आपको बताया, रेफर सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दो लिस्ट हुआ करती थी पहले, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। लेकिन अब ये था 1919 का केस, ऑलराइट। लेकिन अब 1935 के आते आते इसमें कुछ चेंज कर दिया। अब जो लिस्ट थी वो कुछ इस तरीके से बांट ली। देखो दोस्तों, तो देयर वाज फेडरल लिस्ट विच फेडरल लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर, और प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंशियल। तो ये सेंट्रल लिस्ट को नाम दे दिया गया था फेडरल लिस्ट, ठीक है, फेडरल लिस्ट नाम दे दिया गया था। उसके अलावा प्रोविंशियल लिस्ट हुआ करती थी जिसमें कि किसी भी प्रोविंस से रिलेटेड मैटर्स आते थे। और उसी के साथ साथ एक नई लिस्ट बना दी थी दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट। तो प्रोविंशियल के अंडर जो आती थी ट्रांसफर सब्जेक्ट वो सारे हटा दिए थे। अब सीधा कंकरेंट लिस्ट थी जिसमें कि दोनों का थोड़ा थोड़ा से हो चुका था। यही मॉडल हम आज भी यूज करते हैं दोस्तों। तो इसको कहा जाता है थ्री फोल्ड सिस्टम, ठीक है, थ्री फोल्ड लिस्ट इसको कहा जाता है इस सिस्टम को, ऑलराइट। जिसमें कि हमारे पास फेडरल लिस्ट होती है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। फेडरल में पूरा सेंट्रल का हाथ, प्रोविंशियल में प्रोविंस या स्टेट का हाथ, और कंकरेंट में दोनों की हिस्सेदारी, ऑलराइट। जैसे कि अभी आपका एजुकेशन मैटर होते हैं, ठीक है, जैसे अभी एजुकेशन बिल आया था पिछले बार, तो उसमें क्या है कि वो एजुकेशन बिल नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी आई थी दोस्तों। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो जो राज्य चाहेगा उसको लगाएगा, जो राज्य नहीं चाहेगा नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, ठीक है। सेंटर का भी पूरा से नहीं है, स्टेट का भी पूरा से नहीं है, इस टाइप का। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस। तो जो साइमन कमीशन आता है दोस्तों, वो कहता है कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो कि एक पुरानी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग चल रही थी। लेकिन साइमन कमीशन कहता है कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको। बट ये भी 1935 में ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये साइमन कमीशन का एक झूठा वचन सामने आता है हमारा डोमिनियन स्टेटस, बिकॉज डोमिनियन स्टेटस के डिमांड रिजेक्ट कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जिक्र नहीं था डोमिनियन स्टेटस का। तो यही है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फिर चलते हैं दोस्तों, बीच में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लेके आते हैं इस मिशन को, और ये ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। अब ये क्या होता है, देखो दोस्तों, ये टाइम था 1942 का, जो टाइम था ये था आपका वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 का था, जिसमें कि ब्रिटेन एक इंगेज्ड कंट्री थी वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। ब्रिटेन जोर शोर से जो है हिस्सेदारी करती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इससे क्या हुआ था, दिस प्रपोजल वॉज टू एडॉप्टेड एट द एंड ऑफ, हाँ दोस्तों, तो यहां पर ब्रिटेन जो है वो इंगेज था अच्छा खासा वर्ल्ड वॉर 2 में। सो द प्रपोजल वाज अडॉप्टेड। तो एक प्रपोजल आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की तरफ से एक प्रपोजल आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि इन्होंने वॉर छेड़ दिया होता है इंडिया और जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी के साथ ब्रिटेन का अच्छा खासा जो वॉर चल रहा होता है वो चल रहा होता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको जर्मनी के साथ वॉर में झोंकते हैं, ये बात वो करते हैं। लेकिन ये चीज कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और इसी के चलते जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं वो इस क्रिप्स मिशन में लिख के देते हैं, रिटर्न में देते हैं कि जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाएगा, हम आपकी सभी डिमांडों को मान लेंगे, इवन आपको डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे करके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया अ डोमिनियन स्टेटस, और इसी के साथ साथ हम एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके कि मेंबर्स जो होंगे वो इंडियन मेंबर्स होंगे और इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। यहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही जो आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है
उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी थी, ठीक है। और इंडिया को साथ ही साथ डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं, और ये कहते हैं देखो वन इंडियन यूनियन होना चाहिए जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट होंगे, ठीक है। एक सिर्फ एक इंडियन यूनियन होगी पूरी कंट्री, और सारे प्रोविंसेस उसके अंदर होंगे, इस टाइप की बात ये करते हैं। और ये कहते हैं कि कुछ ऐसा प्रोविंस या तो कोई ऐसा स्टेट, कोई छोटा मोटा ऐसा स्टेट या प्रोविंस अगर ये फैसला लेता है कि उसे इंडिया के साथ नहीं जुड़ना है, इस इंडियन यूनियन में नहीं जुड़ना है, तो ही इज फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पोजिशन, ठीक है। वो मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन को अलग बना सकता है, अपने लिए अलग संविधान बना सकता है, अलग देश बन सकता है, इस टाइप की बात ये करते हैं। बट इसको लेके क्रिप्स मिशन को लेके सहमति नहीं बन पाती है, बिकॉज कांग्रेस के जो मेंबर्स कहते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों कर रहे हो, ये तो पुरानी डिमांड थी, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि आता है मार्च 1946 में। अगर आप देखोगे यहां पर आप देखो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और उसके 4 साल बाद 1946 में आ जाता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन में जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, तो नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो चर्चिल था वहां का प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक प्रेशर बनाता था इंडिया पे, बट अब जो नए प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट होकर आता है वो आता है लॉर्ड एटली। लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो एक कैबिनेट मिशन इंडिया की तरफ को भेजते हैं, ठीक है। तो 3 कैबिनेट मिशन आते हैं दोस्तों, 3 कैबिनेट मिशन जो है वो लॉर्ड एटली सेंड करते हैं टू इंडिया, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गई यार दोस्तों, ऐसा था 1946 में लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो है वो एक कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, जिसमें कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिसके उस कैबिनेट मिशन के लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में भी आते हैं, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर्स की कमिटी बना के भेजते हैं कैबिनेट मिशन को, ऑलराइट। फिर देखो अब ऑब्जेक्ट क्या था इस मिशन का, इसको था कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की हालत हो चुकी थी बहुत ही खस्ता, ब्रिटेन को खुद को चलाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो इंडिया को छोड़ने का फैसला करते हैं, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं इंडिया को, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की बात करते हैं, जो कि इंडिया के लिए संविधान तैयार करेगी, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग यूनियन ऑफ इंडिया होगी, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया और स्टेट्स है, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया वाले प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनमें ब्रिटेन का कंट्रोल था, और कुछ ऐसे फ्री स्टेट्स थे जिनके की रजवाड़े या राजा लोग ही रूलर हुआ करते थे, उसमें ब्रिटेन का वो नहीं था। लेकिन ये बात करते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसमें कि प्रोविंसेस भी इंक्लूड होंगे और स्टेट भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। ये चीज बात करते हैं। फिर ऑल रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस एंड द स्टेट। अब जो रेजिडुअरी पावर होगी वो प्रोविंसेस और स्टेट्स के पास होगी, वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इंडिया को ज्वाइन नहीं कर सकते, इस टाइप की बात जो है वो कैबिनेट मिशन में करते हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद एनी डिसीजन इन मेजर कम्युनल इश्यू वाज टू बी इंक्वायर मेजॉरिटी सपोर्ट, ठीक है। अब जहां पर कम्युनल इश्यू आएगा कि जैसे कुछ लोग चाहेंगे कि इंडिया यूनियन को ज्वाइन करना, कुछ लोग चाहेंगे इंडिपेंडेंट रहना, तो इसमें जो है वो मेजॉरिटी सपोर्ट को देखा जाएगा, वोट कराए जाएंगे, मेजॉरिटी जो कहेगी वो चीज माना जाएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग से फैसला लेने की बात करी थी, ठीक है। जैसे कोई स्टेट है, उसमें से कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें, और कुछ लोग चाहते हैं नहीं हम इंडिपेंडेंट रहे, तो इसके लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाएगा। इस टाइप की बात जो है वो कैबिनेट मिशन के उसमें करी जाती है। फिर आ जाता है दोस्तों फाइनली माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फाइनली गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, तो ये प्लान जो है वो आता है द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। अब आ जाता है पावर ट्रांसफर करने की बारी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में क्या कहा था कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस देने की बारी आ गई। अब इंडिपेंडेंस देने के लिए क्या करना होगा, आपको पावर को ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया। तो ये पावर ट्रांसफर के लिए आता है माउंटबेटन प्लान। इट वाज गिवन टू फॉर्मल शेप बाय स्टेटमेंट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को 1947 को एक स्टेटमेंट आता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, या क्लीमेंट एटली जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया को आजाद कर देंगे, ठीक है।
तो सितंबर की बात करी गई होती है, सितंबर 1947 तक हम इंडिया को आजाद कर देंगे, लेकिन कुछ कारणवश अगस्त में ही इनको ये चीज करनी पड़ती है 15 अगस्त को। राइट, तो ये क्या क्या था देख लेते हैं। फिर आ जाता है फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज अमेंडेड एडेप्शन ऑर्डर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहां पर इन्होंने पाकिस्तान की जो डिमांड काफी ज्यादा चल रही होती है, इसी के चलते माउंटबेटन प्लान भी फेल हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान का क्यों नहीं जिक्र किया है, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली जो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, उसमें कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे। यहां पर हो गया विभाजन, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया से ही अलग हो जाता है पाकिस्तान, ऑलराइट, बनेंगे। और दोनों के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी, दोनों की, ठीक है। इंडिया की भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान की होगी। इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, सिमिलरली पाकिस्तान वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसी के थ्रू पाकिस्तान चलेगा, और इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया चलेगा। इस बात को कहा जाता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर है फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इंडिया ceased to be डिपेंडेंसी एंड द सुजनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो 15 अगस्त 1947 से इंडिया एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है, और ब्रिटिशर्स की जो सुजनिटी थी, सबॉर्डिनेशन था, वो एकदम इंडिया से खत्म हो जाता है, और इंडिया जो है टोटल इंडिपेंडेंस इंडिया के पास आ जाती है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एबॉलिश। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस कहाँ था, ये हमने पहले पढ़ा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो उस पोस्ट को एकदम खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब पार्लियामेंट का कोई हस्तक्षेप बचा नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। फिर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स लॉस्ट देयर पावर्स, ठीक है। तो गवर्नर जनरल, गवर्नर सब अपनी अपनी पावर लॉस कर देते हैं, और ये पोस्ट ही बाद में खत्म हो जाती है। लास्ट गवर्नर चक्रवर्ती रॉय, क्या नाम था यार उनका, तो जो माउंटबेटन थे वो लास्ट गवर्नर बन जाते हैं, और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, नाम याद आ गया, सी राजगोपालाचार्य जो थे लास्ट गवर्नर जनरल रह जाते हैं ऑफ फ्री इंडिया, ऑलराइट। लास्ट ये हैंडल करते हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट ही खत्म। फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट सीज्ड। तो सारी चीजें जो जो रूल अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बना के इंडिया के लिए भेजे गए थे, भले ही काउंसिल एक्ट हो या कोई भी जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने भेजा था, ब्रिटिशर्स एक्ट आए थे, जितने भी इंडिया एक्ट अभी तक के, वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इटसेल्फ फंक्शन करना शुरू कर देती है विद कंप्लीट सोवर्निटी, और इंडिया के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना शुरू कर देती है। भले ही थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए एक्ट से लिए गए हों, लेकिन अब सुजर्निटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से कानून बनाए इंडियन पीपल्स के लिए, और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे। फिर कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाने की डिमांड दे दी, और 1947 से ये काम भी इन्होंने शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो करने का, और गवर्नर जनरल की पोस्ट वगैरह सब हटा दी, ठीक है। अब जो लास्ट गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य, वो कब तक बनते हैं दोस्तों, वो तब तक बनते हैं जब तक कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो तब तक बनते हैं जब तक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक राजगोपालाचारी जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और उसका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में ये चीज हम देखेंगे पूरा का पूरा ये टॉपिक। तो मेक श्योर कि आप वीडियो वो आगे का देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करे रखना दोस्तों। और आज की फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में यार एक बार आप अपनी अटेंडेंस टाइप की एक बार लगा देना कि कौन कौन से लोग या कौन कौन आप में से इंटरेस्टेड हैं फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो सीरीज ऑफ दिस लूसेंट पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, वो कमेंट सेक्शन में अपनी एक हाजिरी या अटेंडेंस टाइप की लगा लेना, ऑलराइट। और शेयर कर देना यार इस वीडियो को विद अदर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और लाइक का रेशियो अच्छा लगना दोस्तों, लाइक और कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस कोर्सेस में, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि कितना इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं। जितना इंटरेस्ट आप शो करेंगे इस वीडियो को देखने में, उतना इंटरेस्ट हम शो करेंगे इस वीडियो को बनाने में। तो कमेंट बहुत जरूरी है फॉर इंगेज्ड, ठीक है। इंगेज्ड रहने के लिए
जो कमेंट है वो बहुत जरूरी है, आप कमेंट कर लेना दोस्तों। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बी ऑल राइट।